यह भी है कि शी जिनपिंग इन कार्यक्रमों में हिस्सा लें। ऐसे में G20 में शी जिनपिंग का नहीं आना अमेरिका के लिए एक झटका लगता है। नवंबर 2020 में जब बाली में G20 का सम्मेलन हुआ, तब उस बैठक की एक बड़ी हाईलाइट यह भी रही कि राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच बातचीत हुई। इस एक साल के दौरान चीन और अमेरिका के बीच इतना क्या खराब हुआ है कि शी जिनपिंग बाइडेन के कारण भारत नहीं आ रहे हैं। प्रेसिडेंट शी's एब्सेंस एक सेटबैक है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, बिकॉज ये चाइना एक मैसेज इश्यू कर रहा है दैट इट लैक्स कॉन्फिडेंस इन व्हाट इट कुड डू विथ प्रेसिडेंट बाइडेन एट दिस टाइम, बिकॉज 2-3 बड़ा मीटिंग हुआ था रिसेंटली। उसके बाद चाइना को जो कॉन्फिडेंस है यूएस में वो प्रोग्रेसिवली बहुत कम हो रहा है। यूएस इज डूइंग थिंग्स which only is worsening the climate of relationship between those two countries. United States has launched various sanctions against exports to China, jo critical semiconductors, chips, particularly chips for artificial intelligence and several other things. Besides, US made alliances to deny chips supplied by other countries and other important technologies. Like overall climate right now is very negative, and it has it's gradually reaching a point of no return, and that is the reason why China may have decided that there is little point in meeting President Biden at G20 leaders meeting here. China-India relations are certainly they're not harmonious at this point of time, but China doesn't see India certainly as a major player in the current international strategic balance. China's major fight is with the United States. It may not care so much for countries like India, Japan, or for that matter, other Western countries. China singularly is focused only on US. अमेरिका और चीन की अपनी लड़ाई है जो केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। कभी ताइवान को लेकर मोर्चा खुल जाता है तो कभी किसी और देश को लेकर। रूस के राष्ट्रपति पिछले कई सम्मेलनों में नहीं जा रहे हैं, मगर भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 के लिए दिल्ली ना आकर वे बीजिंग जाने का ऐलान करते हैं, जहां अक्टूबर में बेल्ट एंड रोड फोरम की बैठक होनी है। भारत और यूरोप के कई देशों ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया है। तो क्या दोनों भारत इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि जो बाइडेन से बचना चाहते हैं? अगस्त के महीने में दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बारे में दोनों देशों ने अलग अलग बयान जारी किए, जिससे साफ पता चल रहा था कि पूर्वी लद्दाख के हिस्से में चीन अपनी दावेदारी किस तरह से रखने जा रहा है। नवंबर 2022 में बाली में भी शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात हुई। सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन हो रहा था। शी जिनपिंग और मोदी एक साथ मंच पर आए और उन्होंने भारत की अध्यक्षता पर मुबारकबाद दी। यह भी कहा कि हम इस दौरान भारत का सहयोग करेंगे। इसी शिखर सम्मेलन में जब मोदी पुतिन से मिले, तब उन्होंने कहा था कि आधुनिक युग युद्ध का नहीं है। जिस तरह से व्यापार को लेकर अमेरिका और चीन के बीच युद्ध सा चल रहा है, वैसा एकदम भारत और चीन के बीच नहीं है। सीमा पर तनाव है, मगर इसके बाद भी भारत जमकर चीन से आयात कर रहा है। चीन को भारत से जबरदस्त कमाई हो रही है। कई लेख में इसकी चर्चा आई है कि भारत चीन का प्रतिद्वंदी बन सकता है, लेकिन वो दिन अभी बहुत दूर है। दोनों की अर्थव्यवस्था में काफी अंतर है। पायदान पर भले भारत का स्थान चीन के बाद आता है, मगर चीन की अर्थव्यवस्था 18 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की है, भारत की 4 ट्रिलियन डॉलर से कम। शी जिनपिंग हर सम्मेलनों में जाते हैं, यह जरूरी नहीं है। जैसे इसी वक्त 5 से 7 सितंबर के बीच जकार्ता में एशियाई देशों के संगठन आसियान की बैठक में शी जिनपिंग नहीं गए हैं, अपने प्रधानमंत्री को भेजा है। चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग जकार्ता से ही भारत आएंगे। मोदी भी इस कार्यक्रम में गए हैं, लेकिन इसके बाद भी साफ नहीं होता कि शी जिनपिंग ने भारत आने से क्यों इनकार किया। इसकी क्या वजह हो सकती है? केवल मेहमानों का आना और नहीं आना ही बड़ी घटना नहीं है, बल्कि इनके आने से पहले जो बैठकें हुई हैं अलग अलग विषयों पर, उनमें भी साझा सहमति नहीं बन पाई है।
दिल्ली G20 के लिए तैयार हो चुकी है। शहर में जगह जगह फव्वारे चालू हो चुके हैं। G20 के बोर्ड चमकने लगे हैं और दीवारों पर चित्रकारी कर दी गई है। सवाल उठ रहा है कि इतनी भव्य तैयारी के बाद भी यह सम्मेलन एक बड़ा सवाल छोड़ रहा है। इसी साल फरवरी से लेकर अब तक अलग अलग विषयों पर G20 की कई बैठकें चली। 19 बैठकों में एक भी साझा बयान जारी नहीं हुआ। इस बैठक से क्या निकला, इसकी रिलीज जारी की गई, जिसे आउटकम स्टेटमेंट कहा जाता है। ज्वाइंट स्टेटमेंट के उलट आउटकम स्टेटमेंट का मतलब है कि भाग लेने वाले देशों में आम सहमति नहीं बन सकी, मगर कहा जाता है कि बाली में भी ऐसा ही हुआ। फरवरी महीने में वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर की बैठक हुई, उसमें कोई साझा बयान जारी नहीं हुआ। मार्च महीने में दिल्ली में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, उसमें भी कोई साझा बयान जारी नहीं हुआ। यहां तक कि कृषि मंत्रियों की बैठक में भी नहीं हुआ। G20 के पर्यटन मंत्रियों और शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भी नहीं हो सका। श्रम मंत्रियों और ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के बाद के नोट में चीन का बयान जोड़ा गया कि G20 सुरक्षा कारणों पर बात करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, वह किसी भी बयान में जियोपॉलिटिकल सामग्री का विरोध करता है। तो आप देखते हैं कि चीन का कितना दबदबा है। वह साझा बयान भी जारी नहीं करने देता है और उसके राष्ट्रपति सम्मेलन में भी नहीं आते हैं। G20 की इन बैठकों पर रूस और यूक्रेन का भी असर रहा। यहां तक कि इन कारणों से पर्यटन से लेकर कृषि के मुद्दों पर भी सहमति नहीं बन सकी। जो सम्मेलन इतना हासिल नहीं कर सकता, उससे क्या ठोस निकलने वाला है, इसे लेकर बहस की रात लंबी होने वाली है। बताया जाता है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर चीन और रूस इसमें रुकावट डालते रहे हैं। भारत की कोशिश है कि अंत में एक साझा बयान आए ताकि उसकी अध्यक्षता में होने वाले इस सम्मेलन की छाप गहरी हो, लेकिन चीन और रूस के टॉप लीडर के बिना इस साझा बयान की अब क्या अहमियत रह जाएगी। अभी तो साझा बयान के भविष्य पर ही प्रश्न चिन्ह है। G20 के शेरपा अमिताभ कांत का कहना है कि वे आशावादी हैं। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध बड़ा मुद्दा नहीं है, विकास पर जोर रहेगा, लेकिन विकास से जुड़े मंत्रालयों की बैठक के बाद भी तो साझा सहमति नहीं बन पाई है। भारत के लिए यह बड़ी चुनौती होगी। अगर साझा बयान जारी नहीं हुआ तो G20 के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। पिछले साल नवंबर में बाली में इंडोनेशिया की अध्यक्षता में G20 की बैठक हुई थी। उस बैठक में तो साझा बयान जारी हुआ, यूक्रेन युद्ध की निंदा भी हुई। G20 के शेरपाओं की 17 दिनों तक बैठक चली, उसके बाद एक बयान जारी हुआ। काफी बड़ी बात थी कि साझा बयान जारी हुआ, क्योंकि उस समय भी सदस्य देशों और रूस चीन के बीच इस मसले पर सहमति नहीं थी। जारी किए जाने के बाद इस बयान को लेकर रूस ने युद्ध वाले पैराग्राफ पर आपत्ति जताई है। बाली के डिक्लेरेशन में वो वजन तो नहीं जो आम तौर पर होता है, मगर दुनिया भर में हेडलाइन छपी कि रूस ने यूक्रेन युद्ध पर साझा बयान स्वीकार किया। जब इंडोनेशिया इतनी बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल कर सकता है, तब भारत क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या भारत कर पाएगा? भारत में रूस के राजदूत डेनिस सेलिपोव ने बैठक से एक हफ्ता पहले कहा कि पश्चिम के देशों को बाली घोषणा पत्र में युद्ध पर शामिल पैराग्राफ को बदलने को लेकर सोचना चाहिए, मगर वो उसे रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उसकी भाषा को दिल्ली के सम्मेलन में बदला जाना चाहिए। फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी मुद्दे पर आपसी सहमति नहीं बन रही है तो उसे हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि G20 में राजनीतिक मुद्दों को जगह नहीं दी गई है। विदेश मामलों के जानकारों के अनुसार सम्मेलन से पहले ऐसे बयान सामूहिक सहमति पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि बाली में शी जिनपिंग थे, दिल्ली में शी जिनपिंग नहीं होंगे और ना ही पुतिन। बाली के बयान में लिखा था कि आज का दौर युद्ध का नहीं है। ये और बात है कि निंदा कागजी साबित हुई। युद्ध आज भी जारी है और आज के दौर में ही जारी है। फिर ऐसे आयोजनों की क्या प्रासंगिकता रह जाती है? जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, G20 का यह दूसरा सम्मेलन है। G7 का सम्मेलन हो चुका है। इन बड़े नेताओं ने जितनी डींगे हाँक ली हों, फोटोएं खिंचवा ली हों, मगर सच्चाई यही है कि इनसे युद्ध नहीं रुका और इनके रिकॉर्ड बताते हैं कि आगे भी नहीं रुकने वाला। प्रतिबंधों से भी कुछ नहीं हुआ। यूरोप रूस से खुलकर गैस का आयात कर रहा है। G20 का थीम है वसुधैव कुटुंबकम। चीन को इस पर भी ऐतराज था, मगर वो बहस चीन ने बेकार ही की। सवाल है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के नारे की सुंदरता क्या फीकी नहीं रह जाएगी अगर इसके दो बड़े सदस्य ही ना आए?
इनकी आपस की लड़ाई थम नहीं रही है, तो फिर एक पृथ्वी एक परिवार का क्या मतलब? सभी आते तो एक मंच पर लाने और